नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम एक नए बिंदु के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्रश्नावली 4.4 है, वो स्टार्ट करने से पहले कुछ अपन मूलभूत जानकारी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसी प्रश्नावली का जो मुख्य बिंदु है 4.4 का, वो है मूलों की प्रकृति। कि किसी द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं, मूल आप समझ गए होंगे, पिछली वीडियोज में हमने कई बार इसके बारे में बात की है। मूल, हल, शून्यक एक ही बात होती है, तो उनकी प्रकृति कैसी होगी। विद्यार्थियों के जहन में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर प्रकृति का मतलब क्या हुआ। प्रकृति का मतलब ये है कि आपके मूल है वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। और आप जानते हैं द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, तो दोनों मूल एक जैसे होंगे या अलग अलग होंगे। बस इसी की जानकारी को हम बोलते हैं मूलों की प्रकृति। तो जानते हैं कैसे मूलों की प्रकृति की बात होगी। तो हम बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में, कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। आप सब जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ax² + bx + c = 0 ऐसा होता है। ABC के आप जानते ही हैं, अक्ष स्क्वायर का जो गुणांक है वो a होता है, अक्ष का गुणांक होता है वो b होता है, और अचर पद जो है वो c। यहाँ पर क्या है, मूलों की प्रकृति की जांच करने के लिए हम एक फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, जिसको उस फॉर्मूले का हिंदी में नाम है विवेचक। विवेचक जो है इसको कभी कभी विविक्तकर भी कहा जाता है, विविक्तकर। तो आप विवेचक भी बोल सकते हैं, विविक्तकर भी बोल सकते हैं। और विवेचक या विविक्तकर जो है उसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट, जो कि डी से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका शॉर्ट में संकेत है डी। पहले ये समझ लीजिए कि जो विवेचक का सूत्र हम लिखेंगे, आप या तो उसको विवेचक के बराबर में लिखेंगे, या विविक्तकर के बराबर लिखेंगे, या डी के बराबर लिखेंगे। ये सब तीनों बात एक ही है। विवेचक बोल दीजिए, चाहे विविक्तकर बोल दीजिए, चाहे डी बोल दीजिए। तो मैं शॉर्ट में संकेत डी लिख देता हूँ, और डी का सूत्र क्या होगा? b² - 4ac। डी का मतलब विवेचक। और इस सूत्र से अपने को ये पता चल जाएगा कि आपके मूल है वो कैसे होंगे, मूलों की प्रकृति है वो कैसी होगी। देखिए कैसे, यदि मान लीजिए d बराबर b² - 4ac, इसका अपन हल निकालें और इसका उत्तर > 0। देखो इधर ये निशान खुला हुआ है, इसका मतलब इसका उत्तर 0 से बड़ा आ जाए। अब आप कहेंगे 0 से बड़े का मतलब क्या है? अर्थात धनात्मक। कैसा? धनात्मक, प्लस का उत्तर आ जाए तो क्या होगा? तब मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक। लेकिन दोनों मूल कैसे होंगे? अलग अलग। दोनों मूल कैसे होंगे? अलग अलग। ठीक है, यही तो मूलों की प्रकृति है, बस यही तो समझना था। इसी प्रकार मान लीजिए कि हो सकता है कि d का मान b² - 4ac से जैसे हम हल करें और इसका उत्तर केवल 0 ही आ जाए। अब 0 न तो पॉजिटिव होता है न नेगेटिव होता है, केवल 0। तब क्या होगा? तब मूल कैसे होंगे? तब भी मूल वास्तविक ही होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक। वास्तविक होंगे, लेकिन जैसे मैंने यहाँ बोला है कि दोनों मूल अलग अलग होंगे, यहाँ पर दोनों मूल अलग अलग नहीं होंगे। कैसे होंगे? बराबर। दोनों मूल एक जैसे होंगे। इसी प्रकार यदि d बराबर b² - 4ac < 0 आ जाए, इसका मान 0 से छोटा आ जाए। इधर बंद है तो ये छोटी राशि है, इधर खुला है तो ये बड़ी राशि है। यदि इसका मान 0 से छोटा आ जाता है, 0 से छोटे का मतलब क्या है? ऋणात्मक। 0 से छोटे का मतलब ऋणात्मक। ठीक है, तब क्या होंगे? तब मूल वास्तविक नहीं होंगे,
कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे, काल्पनिक। और दोनों मूल कैसे होंगे? अलग अलग, अलग अलग। एक बार इस चीज़ को दोबारा समझ लो, और इस चीज़ को यदि आप समझ गए तो ये समझ लीजिए 4.4 की प्रश्नावली जो है वो सबसे आसान एक्सरसाइज होगी। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति हम जानना चाहते हैं। प्रकृति का मतलब मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, दोनों मूल एक जैसे होंगे या अलग अलग होंगे, बस यही तो मूलों की प्रकृति है। इसके लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा किसका? विवेचक का, या विविक्त कर, या डिस्क्रिमिनेंट, डी, तीनों एक ही बात है, इसलिए मैं शॉर्ट में डी लिख रहा हूँ। और डी का सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मतलब समझ गए, विवेचक या विविक्त कर। हम क्या करेंगे, ये सूत्र लिख करके और ABC का मान उसमें रख कर सरल करेंगे तो अपने पास में क्या क्या स्थिति आ सकती है। हो सकता है कि डी का मान 0 से बड़ा आ जाए। देखो इधर निशान खुला है तो इसका उत्तर है वो 0 से बड़ा आ जाएगा, तो ये बड़ी संख्या है जिधर निशान खुला रहता है। कहेंगे सर 0 से बड़े का मतलब क्या? प्लस। यदि आपका उत्तर प्लस का आ जाता है 2, 4, 5 बटे, बिना बटे का कुछ भी प्लस का आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका उत्तर 0 से बड़ा आ गया, धनात्मक आ गया। तो आपके मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। आप जानते हैं द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2। वो वास्तविक तो होंगे लेकिन दोनों मूल कैसे होंगे? अलग अलग। अलग अलग का मतलब दोनों का रिजल्ट बिल्कुल अलग होगा। तो ये हो गई मूल वास्तविक एवं अलग अलग। अब हो सकता है कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 ही आ जाए। अब 0 पॉजिटिव नेगेटिव तो होता नहीं है, न पॉजिटिव आया न नेगेटिव आया, केवल 0 आ गया। तब क्या होगा? मूल तो वास्तविक ही होंगे, लेकिन जब d का मान 0 आ जाता है तो दोनों मूल अलग अलग ना हो करके कैसे होंगे? बराबर। दोनों मूल का उत्तर एक जैसा होगा। ठीक है। यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, लेस देन का मतलब है कि ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है। यदि आपका उत्तर 0 से छोटा आ जाता है, 0 से छोटे का मतलब ऋणात्मक आ जाता है, ऋणात्मक आते ही मान लो घाटा, बस। और घाटा हो गया तो मूल काल्पनिक होंगे और दोनों मूल कैसे होंगे? अलग अलग। अब 3 ही बातें याद रखनी है, 3 ही उत्तर आ सकते हैं। या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का उत्तर प्लस का आएगा, तो याद कर लो मूल वास्तविक होंगे और दोनों मूल अलग अलग होंगे, वास्तविक एवं अलग अलग। या आपका उत्तर 0 आएगा। क्या आएगा? 0 या 0। और 0 आ जाता है तो आपको ये बोलना है कि मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन कैसे होंगे? बराबर। दोनों मूल बराबर होंगे। अब यदि आपका उत्तर ऋणात्मक आ जाता है, माइनस का आ जाता है, तो घाटा हो गया। और घाटा होते ही बोल देना मूल काल्पनिक है। कैसे हैं? काल्पनिक। और दोनों मूल काल्पनिक के साथ साथ में अलग अलग भी होंगे। काल्पनिक तो होंगे ही लेकिन अलग अलग होंगे। यहाँ पर ये जो बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर इतनी जो ये बात हो रही है कि मूल कैसे क्या होंगे, यहाँ ये जो मैंने लिखा है इतनी बात है, ये सब क्या है? मूलों की प्रकृति। इसको बोलते हैं मूलों की प्रकृति। शायद आप समझ गए होंगे। बाकी अपन जैसे क्वेश्चन सरल करेंगे ना, वहाँ पर ये बात ज़्यादा क्लियर होगी। तो अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्न है उनको हम हल करेंगे, तब ये बात और ज़्यादा समझ में आएगी हम लोगों को। अब एक एग्जाम्पल है, मैं वहाँ से अपनी स्टार्ट करते हैं। 4.4 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आज अपन कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद में 4.4 की एक्सरसाइज है वो भी आप लोगों के बीच में लेकर के मैं हाजिर रहूँगा। और आप देखेंगे कि 4.4 की जो प्रश्नावली है उसके आप लोग बादशाह होंगे। वो प्रश्नावली आप लोगों को कभी भी सपने में भी परेशान करने के लिए नहीं आएगी। हकीकत में तो आएगी ही नहीं, सपने में भी तुम लोगों को वो कभी परेशान नहीं करेगी। इस तरीके से हम उस 4.4 की प्रश्नावली को हल करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर आपका एक इस एक्सरसाइज में दे रखा है 16, और इसमें एक समीकरण दे रखा है। समीकरण मैं लिख लेता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। प्रश्न में आगे पूछा गया है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले बोल रहा है विविक्त कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एक तो विविक्त कर, एक तो ये ज्ञात करना है। फिर कह रहा है मूलों की प्रकृति बताओ,
मूलों की प्रकृति, 2 बातें पूछी गई है एग्जाम्पल नंबर 16 में। तो आपको ध्यान है कि जब विविक्त कर, मैं बता चुका हूं, जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि विविक्त कर, विवेचक या डी एक ही बात है। तो विविक्त कर बोल रहे हैं तो हम भी विविक्त कर लिख देते हैं। विविक्त कर का सूत्र आपको क्या बताया, b² - 4ac। अब इसमें b, a, c इनका मान चाहिए अपने को, तो abc का मान यहाँ से लिख दो कि a का मान कितना होगा 2, b का मान कितना होगा -4, c का मान कितना होगा 3, इनका मान यहाँ रखो। b की जगह -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर, -4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान 3। यहाँ देखिए इसका वर्ग करेंगे जब हम -4 का, तो प्लस का 16 ही आएगा। 4 दूनी 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24, 16 में से 24 घटाएंगे तो माइनस आ गया, -8 बच गया। आपको पता है कि माइनस की संख्या जो होती है वो हमेशा 0 से छोटी होती है, तो निशान ऐसे लगेगा। जिधर संख्या छोटी होती है उधर निशान बंद रहता है, जिधर संख्या बड़ी होती है उधर निशान खुला रहता है। आपको पता है माइनस की संख्या हमेशा 0 से छोटी होती है। तो देखो आपका उत्तर 0 से छोटा आ गया, या ऐसे समझ लो ऋणात्मक आ गया। और अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे ही आपका उत्तर माइनस में आ जाता है तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूलों की प्रकृति कैसी हो गई भाई, यहाँ लिख दो। मूल काल्पनिक होंगे, कैसे, काल्पनिक, काल्पनिक लेकिन अलग अलग होंगे। अलग अलग किसको बोल रहा हूँ, द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं तो दोनों का उत्तर अलग अलग होगा। प्रश्न में पूछा क्या गया था, यही तो पूछा था, कह रहे विविक्त कर ज्ञात कीजिए। ये लो विविक्त कर का मान -8। फिर कह रहा है मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति के लिए अलग से काम नहीं करना, यहीं से बताना है कि जैसे ही आपके विविक्त कर का मान माइनस में आ जाता है, विविक्त कर विवेचक डिस्क्रिमिनेंट एक ही बात है, तो अब क्या बोलेंगे, मूल काल्पनिक एवं अलग अलग होंगे। हो गया उत्तर, इतना ही काम था। क्या लग रहा है, गणित आसान है ना? आसान नहीं है तो भी हम इसको आसान बनाएंगे। केवल आप अंत तक इस वीडियो में टिके रहें और आप लोग देखेंगे कि जो मूलों की प्रकृति है वो हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर जो 17 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है। एक बार कई साल पहले बोर्ड एग्ज़ाम में ये एज इट जैसा है वैसा आ चुका है। तो ये प्रश्न ऐसा कैसा आया हुआ है, तो हो सकता है कि कई साल हो गए तो फिर आ सकता है, तो इस प्रश्न पे अपने को विशेष ध्यान रखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम्पल नंबर 17 प्रश्न में एक बार आपके सामने लिख देता हूँ। 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार्क, 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों
ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर, ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर, दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? यदि संभव है, यदि संभव है तो कितनी है तो दोनों फाटकों, है तो दोनों फाटकों दोनों फाटकों से खंभे से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है? से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है? खंभा पता नहीं गड़ेगा या नहीं गड़ेगा, लेकिन विद्यार्थियों को लग रहा है कि हम तो गड़ गए। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में एक बार 6 नंबर का आ चुका है। अब होप पता नहीं क्यों, बोर्ड का जो पेपर सेटर उस पर डिपेंड करेगा, मूड है तो पता नहीं दे ही दे, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। कह रहा है 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? संभव है या नहीं है, इसका पता कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। यदि संभव है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है। देखिए एक नाम आ रहा वर्ताकार पार्क। पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे इस टाइप से। इस वृत्त का सहारा लेकर के साथ भी बात समझेंगे और एक एक सेंटेंस को आराम से पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। 13 मीटर व्यास वाले, ऐसा करो ये लो एक 13 मीटर का व्यास, ये मान लीजिए इसका केंद्र है, तो ये व्यास हो गया। इस व्यास पे अपने 2 बिंदु ले रखे हैं, नाम इस पे बता रखे हैं ए और बी। इन दोनों बिंदुओं पर फाटक लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है। फाटक का मतलब समझ गए, एक प्रकार के दरवाजे। अपने को कोई लगाने थोड़ा ना है, हमने तो माना है कि फाटक है। 13 मीटर व्यास, ये लिख दो ना 13 मीटर। 13 मीटर व्यास वाले एक पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर, तो व्यास तो हमने खींच दिया। परिसीमा, परिसीमा का मतलब ये जो आपको वर्ताकार चक्कर दिखाई दे रहा है, ये जो परिधि दिखाई दे रही है, इसके ऊपर एक बिंदु पर एक खंभा गाड़ना है। तो एक बिंदु अपन कहीं पे भी ले सकते हैं। क्या आप कहेंगे सर वो बिंदु अपन कहाँ ले? इसके ऊपर जहाँ मर्जी है वहाँ पर आप एक बिंदु ले सकते हैं। मान लीजिए अपने एक बिंदु यहाँ पर ले लिया, ठीक है ना। अब क्या होगा, इस बिंदु को अपन इन दोनों फाटकों से इस प्रकार से मिला देंगे। ये मिला दिया। यहाँ पर अपन क्या गाड़ रहे हैं, एक खंभा। एक बार दोबारा पढ़ लो। 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार्क है, 13 मीटर व्यास का एक वर्ताकार पार्क है। इसकी परिसीमा, परिसीमा का मतलब बाउंड्री पर एक बिंदु लिया गया जिस पर हमने खंभा गाड़ दिया। इस प्रकार इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं, ये व्यास था, इसके अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। ये 2 दूरियां आपको दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। इन दोनों में 7 का अंतर है। अब आपको ये भी दिख रहा है कौन अधिक है कौन कम है, ये कम है, इसका मतलब इसको अक्ष मीटर मान लिया। और इन दोनों दूरियों में 7 का अंतर है। अंतर का मतलब या तो कम है या ज़्यादा है। अब ये बड़ा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये 7 अधिक है। अंतर का मतलब होता है कम या
अधिक, कम या अधिक का मतलब है कि पहले वाले को यदि अपने x मान लिया तो ये 7 ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा दिखाई दे रहा है। यदि आप इसको 7 मान लेते, x मान लेते सॉरी, तो ये कितना हो जाता? 7 कम x माइनस 7, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो इसमें से इसको घटा के देखो, अंतर कितने का आएगा? 7 का ही आएगा ना। तो यदि इसको x मान लिया और 7 का अंतर है तो बड़े वाला इससे 7 ज़्यादा होगा। आपको मैं बता दूं कि ये व्यास है और व्यास के दोनों सिरों को किसी भी बिंदु पर मिलाने के बाद यदि जो त्रिभुज बनेगा तो बिंदु C पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। और ये एक प्रमेय है। इसमें प्रमेय क्या होती है? उसको ये बोला जाता है कि अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये तो व्यास है। व्यास के दोनों सिरों को जैसे ही जहाँ पे मिलाया, जहाँ पे आपने खंभा गाड़ रखा था, वहाँ 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। तो ये जो त्रिभुज बना हुआ ये कैसा त्रिभुज है ये बताइए? समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना। चलो पहले अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं कि माना हमने BC को क्या मान लिया था? अक्ष मान लिया था, अक्ष मीटर। और यहाँ ये जो AC लिखा हुआ है, इस AC को हमने लिख रखा है अक्ष प्लस 7 मीटर। और ये जो AB लिखा हुआ है इसको हमने कितना लिख रखा है? 13 मीटर। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई, डायग्राम समझ में आ गया, तो ये फाटक वाटक सब दूर चले जाएंगे। देखना, सब फाटक हट जाएंगे और अपना प्रश्न आराम से हल हो जाएगा। चलिए एक बार प्रश्न को हम मिटा देते हैं, क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना लिया। अब इस क्वेश्चन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में हम ये बताएंगे कि एक त्रिभुज बना हुआ है, कौन सा? ABC। ABC ये समकोण त्रिभुज है। कैसा है भाई? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में यदि भुजाओं की बात हो रही है, देखो यहाँ कहीं न कहीं 13 लिखा हुआ है, भुजा है। यहाँ कहीं न कहीं x लिखा हुआ है, ये भी भुजा है। यहाँ लिखा हुआ x प्लस 7, ये भी भुजा है। तीनों भुजाएं अपने पास में है। जब तीनों भुजाएं अपने पास है तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। ये लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब थोड़ा ये समझो कि इसमें कर्ण कौन है? 90 डिग्री का कोण कहाँ बना हुआ है? यहाँ बना हुआ है। तो 90 डिग्री के सामने की ये जो भुजा, ये हमेशा कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होता है? कर्ण। तो यहाँ पर जो व्यास है वो किसका काम कर रहा है? कर्ण का। तो कर्ण की जगह हम कितना लिखेंगे? 13। अब ये बाकी दो भुजाएं बच गई, एक ये बची हुई, एक ये। इन दोनों में तुम किसी को भी आधार और लंब मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए इसको मैंने आधार मान लिया तो ये लंब हो जाएगा, इसको आपने आधार मान लिया तो ये लंब हो जाएगा। तो दोनों किसी भी रख दो। लंब की जगह अक्ष लिख देता हूँ, ये अक्ष, फिर उसका स्क्वायर हो गया। आधार की जगह ये लिख देता हूँ, अक्ष प्लस 7। इसको अपन आगे सरल करते हैं। ये जो 13 है इसका वर्ग हो जाएगा 169, बराबर में एक्स स्क्वायर है ही। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग ये आपका सूत्र, ये उत्तर, इसके अनुसार सरल करो। a स्क्वायर का मतलब किसका वर्ग? अक्ष स्क्वायर। फिर 2ab को ऐसे समझो, पहले इनको गुणा कर दो, 7 को और अक्ष को, 7 अक्ष हो गया, और 2 से और गुणा कर दो, 14 अक्ष, ये हो गया 2ab। तो प्लस का 14 अक्ष प्लस बी स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर 49। 169 अक्ष स्क्वायर और अक्ष स्क्वायर जुड़ेगा, 2 अक्ष स्क्वायर, 14 अक्ष पहले से है ही, ये 49 भी ऐसा कैसा। हम क्या करेंगे? सबको इधर लेके आ जाएंगे। तो देखो ये 2 अक्ष स्क्वायर जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 14 अक्ष इधर आएगा तो ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का। 49 इधर आएगा तो ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का। और यहाँ पर 169 पहले से है जो कि प्लस का है, तो ये इधर ही है। पहले भी ये बराबर के पहले ही था,
अब भी इधर ही है तो ये प्लस का ही रहेगा, और बराबर में इन सबको अपन इधर लेके आ गए थे, इधर 0 बच गया। माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 14x, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो ये बचेगा माइनस का 120 बराबर 0। सॉरी, ये संख्या बड़ी प्लस की है इसलिए प्लस का बचेगा। यदि प्रथम पद में किसी समीकरण में माइनस आ जाता है तो उस माइनस को हटाया जाएगा, और हटाने का तरीका क्या है, प्रत्येक पद का चिन्ह बदल दो। तो इसका चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं इन तीनों पदों में कौन सी संख्या का भाग जा सकता है, 2 का, यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, तो 2 का भाग लगा दो। और सर क्यों लगा रहे हो, अरे छोटा बनाने के लिए, ताकि आराम से हल कर लें। 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2 का भाग लगाएंगे तो 7x, और यहाँ 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 60। संख्या बड़ी है, गुणनखंड भी हो सकते हैं, लेकिन गुणनखंड करना थोड़ा सा कठिन है, तो गुणनखंड हम क्यों करें, हम तो देवघाती सूत्र से इसको हल कर देंगे। और देवघाती सूत्र से इसको हल करेंगे तो सूत्र आप जानते ही हो। उसके लिए सबसे पहले अपने को a का मान चाहिए और b का मान चाहिए, b और c। a का मान यहाँ पर कितना है, 1, a का मान 1 है, b का मान कितना होगा 7, और c का मान कितना है माइनस का 60। देवघाती सूत्र होता क्या है, देवघाती सूत्र लिखते लिखते हम लोग है ना इतने तैयार हो गए हैं कि देवघाती सूत्र खुद ही शर्माने लग गया कि यार मेरा पीछा छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा मुझे। जिन लोगों की अभी तक याद नहीं हुआ है वो इस देवघाती सूत्र को याद जरूर कर लें भाई, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखो ये सब x के बराबर चल रहा है, माइनस b की जगह 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 1, c का मान माइनस का 60 बटे 2 गुणा a का मान 1। इसको और आगे सरल करेंगे तो देखिए आगे क्या स्थिति बनेगी, x बराबर माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का वर्ग कर दो 49। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये माइनस आ रखा है तो ये माइनस पहले इस माइनस से गुणा होगा, तो क्या बनेगा प्लस 4 को 1 से गुणा करो 4, और 4 को फिर 60 से गुणा करोगे 240 बटे 2 माइनस 7 प्लस माइनस ये दोनों जुड़ेंगे तो बन जाएंगे 289। 289 किसका वर्ग होता है, 17 का। किसका वर्ग होता है ये, 17 का। इसका मतलब इसका वर्गमूल 17 ही होगा। ये लो, इसका वर्गमूल 17 आ गया बटे 2। एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। तो धनात्मक चिन्ह लेने पर यहां से स्टार्ट करो, x बराबर माइनस 7, धनात्मक का मतलब प्लस लेना है 17 बटे 2, 17 में से 7 घटेगा 10 बचेगा, 10 बटे 2 बराबर 5 मीटर। अब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो अपने पास से क्या लिखा जाएगा, x बराबर माइनस 7 फिर माइनस, क्योंकि ऋणात्मक बोला है तो यहाँ इसको माइनस लेना पड़ेगा, 17 बटे 2, ये हो गया माइनस का 24 बटे 2 माइनस के 12। संभव नहीं है। बच्चों को लग रहा होगा कि यार ये अच्छा इलाज ढूंढा सर ने, तो संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। हमें कैसे पता चले संभव नहीं है? अरे भाई ये जो अक्ष हमने माना था ये क्या है, इस समकोण त्रिभुज की भुजा है, और आपको पता है कि किसी भी आकृति की भुजा है वो ऋणात्मक हो ही नहीं सकती, तभी तो मैंने बोला संभव नहीं है।
तो ऐसा नहीं कि मुझे कोई सपना आता है, लेकिन लगातार वर्क करते हैं, लगातार काम करते हैं, तो ये चीज़ ऑटोमेटिक याद आने लग जाएगी। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपको भी ऐसे ही याद आए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रहें और जितने भी वीडियोज़ आते हैं आप उनको देखते रहें, और अंत तक जैसे ही बने रहेंगे बहुत सारी अपन काम की बातें आपके लेकर के आएंगे, और आप देखेंगे कि आपको भी ये चीज़ याद होने लग जाएगी। संभव नहीं है, क्योंकि दूरी, भुजा बोल दो चाहे दूरी बोल दो, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखिए, तो अक्स का मान केवल कितना माना जाएगा? 5। अच्छा, प्रश्न में पूछा क्या गया था? प्रश्न में ये कहा गया था कि जो खंबा आपने गाड़ा है, खंबा हमने यहाँ पर गाड़ा था, ये खंबा फाटक ए से कितनी दूरी पर है और फाटक बी से कितनी दूरी पर है। तो फाटक बी से हमने अक्स मान रखा है, तो अक्स का मान कितना आ गया? 5। तो इस फाटक से तो इसकी दूरी हो गई 5। यहाँ मान रखा है अक्स प्लस 7, तो अक्स की जगह तो 5 आ ही गया, तो 5 और 7 कितना हो गया? 12। बात समझ में आ रही है? अक्स का मान 5 आ रहा है, तो अक्स का मान 5 आ रहा है, तो ये दूरी कितनी हो गई? 5, और ये दूरी कितनी हो जाएगी अक्स की जगह 5 रखने पर? 12। तो ये जो खंबा है वो दोनों फाटक से कितनी दूरी पर होगा? फाटक ए जो है वहाँ से 12 मीटर और फाटक बी से 5 मीटर की दूरी पर होगा। और अंत में हम इसको लिख देंगे कि खंबा दोनों फाटकों से कितने कितने मीटर दूरी पर होगा? 12 मीटर और 15 मीटर। तो अंत में लिख देंगे, अतः खंबे की दोनों फाटकों से दूरी, दोनों फाटकों से दूरी कितनी? 12 मीटर तथा 5 मीटर होगी। होगी तो होगी। ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो ये था आपके खंबा कैसे गाड़ा जाए। कुछ लोग सोचेंगे खंबा तो हमें गाड़ना आता है, लेकिन ये खंबा अलग है। इस प्रश्न को अच्छे से समझ लें, आराम से करें, एक बार इसको नोट करें, फिर इसको बिना देखे करें, फिर आपको ये प्रश्न समझ में आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके बीच में हाजिर होंगे प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चंस लेकर के। सो थैंक यू।